नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। तो जैसा आप सभी को पहली इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बता दिया था कि आपको 5 डेज मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा इस बैच में, और लास्ट का जो 1 डे होगा वीक का, लास्ट डे सैटरडे को मैं आपको एक क्लास प्रोवाइड करूंगा वो कैब से रिलेटेड। तो आज क्लास में मैंने लिए हैं 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसमें ये पहली स्लाइड है, भी इसको क्लियर करने के बाद, इसको समझाने के बाद मैं अगली स्लाइड लगाऊंगा। तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास, और एक एक वर्ड को, एक एक ईडियम को बहुत ही ध्यान पूर्वक समझते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करने से क्या होता है, आपके दिमाग में वो चीजें हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए वो यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। इस वजह से ऐसे रटने को तो हम चाहे जितने शब्द रट लें, वो कहीं ना कहीं आप भूल जाओगे, बट इसको कैसे अपने डेली लाइफ से रिलेट करके इनको समझना है, आइए इन सभी चीजों को हम लोग समझते हैं। तो देखिए पहला जो ईडियम लिखा है, कास्ट स्पेल्ड बिफोर स्वाइन, इसको अभी आप ध्यान मत दीजिएगा, इसको मैं अभी समझाऊंगा वो क्या लिखा है। ये कास्ट स्पेल्ड बिफोर स्वाइन। चलिए तो यहाँ पर समझिए सब बच्चों, सबसे पहले कास्ट का मतलब क्या होता है बताइए। कास्ट का मतलब होता है बच्चों कीमत से। किससे? कीमत से। कॉस्ट स्पेल्ड बिफोर स्वाइन। अच्छा ठीक है, पर्ल का मतलब क्या होता है? पर्ल का मतलब समझ लीजिए आप सभी, मोती से। किससे बच्चों? मोती से। भाई पर्ल का मतलब मोती होता है। बिफोर स्वाइन, स्वाइन, स्वाइन आप सभी जानते हो स्वाइन क्या होता है। स्वाइन, हाँ एक सभी तुमने सुना होगा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू एक बीमारी थी ना, किससे होती थी? जंगली सुअरों से, है ना। चलिए इतना मैंने आप सभी के लिए बताया, क्या कीमत, मोती और सुअर। अच्छा बताओ, यहाँ पे जो कास्ट है, आप किसी चीज मोती की कीमत लगाएंगे बिफोर स्वाइन। स्वाइन का मतलब क्या है? ये जो वर्ड लिखा है सुअर के सामने, बिफोर का मतलब क्या होता है? सामने। अच्छा बताओ, क्या इसके सामने, सुअर के सामने क्या एक किसी भी मोती की कीमत लगाना उचित है? आप बताइए, नहीं उचित है ना। ठीक इसी प्रकार इसकी जो हिंदी होती है, इसकी हिंदी मतलब होती है बच्चों, हाँ देखो अपनी जब बुक में देखोगे तो बुक में लिखा होगा अंधे के आगे रोवे, अंधे के आगे रोवे और अपने नैना खोवे, है ना, अपने नैना खोवे। अच्छा ये बताओ, आप किसी भी अंधे व्यक्ति के सामने रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसको क्या दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो वो आपके उस इम्पोर्टेंस को कैसे समझेगा? नहीं समझ पाएगा ना। वही लिखा है कास्ट स्पेल्ड बिफोर स्वाइन, टू ऑफर समथिंग टू अ पर्सन, टू ऑफर समथिंग टू अ पर्सन, किसी चीज को, समथिंग, ऐसे व्यक्ति को क्या करना? ऑफर करना, हुज वैल्यू ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, जिसकी वैल्यू, जिसकी कीमत वो कभी भी नहीं समझ सकता। इसी की और अल्टरनेट हिंदी बोले तो आप सभी जानते हो, गांव घर में कहते हैं भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस खड़े चबुराए, है ना। मैं लिख दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये चीजें इसलिए बताया लर्न करने के लिए। भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस खड़े चबुराए, ऐसे ही आप अपने नोट्स में लिखिएगा ताकि ये सब चीजें याद रहे। भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस खड़े चबुराए। वैसे लिखा है कास्ट स्पेल्ड बिफोर स्वाइन, टू ऑफर समथिंग टू अ पर्सन हुज वैल्यू ही कैन नॉट अंडरस्टैंड। अब मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से एक्सप्लेन करने के बाद अब आपको कभी भी ये ईडियम आ जाए आपके एग्जाम में, या सोते जगते कभी भी कोई आपसे पूछ ले, आप कभी भी इसको भूलने वाले नहीं। जब भी कोई कहता कास्ट स्पेल्ड बिफोर स्वाइन, सीधा बताओगे टू ऑफर समथिंग टू अ पर्सन हुज वैल्यू ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, जिसकी कीमत वो कभी नहीं समझ सकता। भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस खड़े चबुराए, या फिर अंधे के आगे रोवे, अपने नैना खोवे। पहला क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलता है ड्रॉप इन द ओशन। अच्छा ठीक, ड्रॉप क्या होता है? ड्रॉप, ड्रॉप होता है बच्चों बूंद। क्या होता है? बूंद। कह रहा ओशन, ओशन का मतलब क्या होता है? समुद्र। भाई ओशन का मतलब क्या होता है? सागर से। और ड्रॉप का मतलब क्या होता है? बूंद। आप ये बता दो एक बार में, आप सागर से, है ना, सागर का मतलब है कोई बड़ा बर्तन, बड़ी चीज, किसी भी चीज से एक बूंद उसमें चाहे ऐड कर दो या फिर चाहे एक बूंद उससे निकाल लो, उसमें क्या कभी फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ड्रॉप इन द ओशन, ड्रॉप इन द
ओशन, इसका मतलब क्या है? इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। इनसिग्निफिकेंट इसका मतलब होता है अपर्याप्त मात्रा। कैसी? अपर्याप्त मात्रा। इसी इडियम फ्रेज की हिंदी होती है ऊंट के मुंह में जीरा। अ ड्रॉप इन द ओशन। अ ड्रॉप इन द ओशन लिखोगे, ऊंट के मुंह में जीरा। क्या लिखोगे? ऊंट के मुंह में जीरा। इसका मतलब है जब कहीं पर आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो और वहां पर इनसिग्निफिकेंट अमाउंट मिलना, अपर्याप्त मात्रा मिलना, वहां पे आप इस ईडियम का यूज करोगे, ड्रॉप इन द ओशन। ड्रॉप इन द ओशन, अपर्याप्त मात्रा, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, ऊंट के मुंह में जीरा। दो ईडियम आपके क्लियर हो गए होंगे, ड्रॉप इन द ओशन। अगला लिखा है बच्चों बैड बार्गेन। क्या लिखा है? बैड बार्गेन। अच्छा ठीक, मार्केट में आप सब जाते हो मार्केट करने, है ना? देखा होगा जो माताएं बहनें होती है, महिलाएं, वो क्या करती हैं? बार्गेनिंग, है ना? कोई भी चीज लेना हो, हर चीज में दुकानदार बनाए बचाए, दुकानदार बताएगा 400 रुपए देंगे, भैया बगल वाला तो 150 रुपए की दे रहा है, आप क्यों इतनी महंगी दे रहे? तो वो क्या बोलता है? इतनी बार्गेनिंग नहीं हो सकती। तो बार्गेनिंग का मतलब क्या हो गया बच्चों? समझौता। क्या हो गया? समझौता जिसको क्या बोलते हो? बोलते नहीं कि भाई इतना मोल तोल तो नहीं किया जा सकता ना, तो इसका मतलब क्या है? समझौता करना। और आगे लिखा है बैड। बैड का मतलब बुरा। कैसा? बुरा समझौता। यानी वो जो समझौता है वो कैसा है? उचित नहीं है। कैसा है? उचित नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? अनुचित समझौता। क्या लिख दोगे? अनुचित समझौता। अनुचित समझौता, बैड बार्गेन। बैड बार्गेन, अनुचित समझौता, इम्प्रॉपर कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज का मतलब क्या होता है? समझौता करना। क्या करना? समझौता। यानी बार्गेनिंग कैसी होनी चाहिए? अगर किसी भी चीज में आप बार्गेनिंग करते हो तो ठीक ठाक बार्गेनिंग होनी चाहिए ना, जो उचित समझौता हो, तब तो दुकानदार कोई चीज आपको दे देगा। अब बैड बार्गेनिंग करोगे तो कहाँ से दे देगा? वो कैसा होगा? अनुचित समझौता। चलते हैं 4 नंबर की तरफ। देखिए 4th नंबर लिखा है ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग का मतलब किसी चीज के लिए लाना है। ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, बोलते हो ना कि एक गिलास मेरे लिए पानी ले आओ। तो ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट। अब लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट वर्ड का मतलब होता है प्रकाश से, जहां पर उजाला हो। क्या हो? उजाला। तो कोई चीज कहाँ पे लेके आना? उजाले में लेके आना, रोशनी में लेके आना। तो जब किसी चीज को आप रोशनी में लेके आते हो, अब वो आप अलग अलग चीजों से रिलेट कर सकते हैं इसको। जैसे कोई चीज अंधेले में हो, डार्कनेस में, उसको लेकर उजाले में, तो क्या हो जाएगी? स्पष्ट हो जाएगी। ठीक, किसी भी डिस्क्रिप्शन को हो, आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसको क्या करो? क्लियर करो। मेक क्लियर। तो ये क्या होता है? टू मेक क्लियर। किसी भी चीज को क्या करना? स्पष्ट करना। क्या करना? स्पष्ट करना। टू मेक क्लियर। ये हो गया 4। ठीक, इसी प्रकार से और आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए लिखा है ब्रिंग टू बुक। देखिए ये था ब्रिंग टू लाइट, किसी चीज को स्पष्ट करना। लेकिन जो ब्रिंग टू बुक होता है, ये आप सभी क्या करिए, इस सभी को आप लर्न करके, इसका मतलब होता है सजा देना। क्या देना? सजा देना। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है सजा देना, और ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है टू मेक क्लियर। देखिए 5 अभी हमने सीखा। कास्ट स्पेल्ड बिफोर साइन। कास्ट स्पेल्ड बिफोर साइन, इसका मतलब क्या होता है? टू ऑफर। टू ऑफर समथिंग टू अ पर्सन हुज वैल्यू ही डिड नॉट, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, है ना? इसी को कहते हैं भैंस के आगे बीन बाजे भैंस खड़े चबुराए। ड्रॉप इन द ओशन का मतलब होता है वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा। बैड बार्गेन का मतलब होता है इम्प्रॉपर कंप्रोमाइज, अनुचित समझौता। ब्रिंग टू लाइट, टू मेक क्लियर, स्पष्ट करना। ब्रिंग टू बुक, सजा देना। क्या देना बच्चों? सजा देना। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड देख लिखा है बिल द कैट। क्या लिखा है? बिल द कैट। अच्छा ठीक, बिल माने क्या होता है? बिल माने सबको पता है घंटी होता है ना, और कैट का मतलब बिल्ली। अच्छा एक कहानी भी आप सबने बचपन में सुनी होगी कि कई जगह एक घर में बहुत सारे क्या रहते थे? चूहे रहते थे। ठीक, और उस घर में एक बिल्ली भी रहती थी। तो जब सारे चूहे बाहर होते थे तो क्या करती थी? बिल्ली आती थी, किसी न किसी को अपना शिकार बना लेती थी। तो एक बार हुआ क्या, उन चूहों का जो मुखिया था, क्या था? चूहों का जो मुखिया था, उसने एक सभा बुलाई।
सारे के सारे चूहों को पास बुलाया और उसने क्या कहा उन सबसे कि हमें अगर इस शिकार से बचना है, यानी बिल्ली का शिकार नहीं होना है, तो किसी न किसी को क्या करना होगा, बोलो, उस बिल्ली के गले में घंटी बांध देनी होगी, जिससे जब भी बिल्ली घर में आएगी हम सबको पता चल जाएगा और हम कहाँ छुप जाएंगे, बिल में। ठीक है भाई, ये तो बात उसने समझा दी। बट क्वेश्चन ये उठा कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, है ना, बांधे कौन। तो इसका मतलब क्या है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना ये क्या है, खतरा उठाना, क्या करना, खतरा मोल लेना। उन चूहों के लिए ये क्या था, खतरा मोल लेना। कौन मुसीबत मोल ले, कौन खतरा मोल ले, इसका मतलब है जो भी व्यक्ति क्या करेगा, उस कहानी में जो भी चूहा होता बिल्ली के गले में घंटी, क्या खतरे में सबसे आगे वही तो होता, यानी उस खतरे में सबसे आगे क्या होना बच्चों, सबसे आगे होना। तो इस ईडियम का मतलब ही वही है, बिल द कैट का मतलब टू लीड इन डेंजर, टू लीड इन डेंजर, खतरे में अगुआ होना, खतरे में अगुआ होना, अगुआ होना, खतरे में अगुआ होना, यानी कहना मतलब टू लीड इन डेंजर, डेंजर में लीड करना किसी चीज को, आगे आगे चलना, मुसीबत मोल लेना, क्या है, बिल द कैट टू लीड इन डेंजर। नेक्स्ट कह रहा है क्राई फॉर द मून। कल की ऑफलाइन क्लास में जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था आप सभी को, तब बताया था मून वर्ड, मून वर्ड को मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव सेंस में ले जाते हैं। जब इडियम और फ्रेजेस इस तरह की कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो क्या करते हैं, मून को निगेटिव सेंस में ले जाते हैं। कह रहा है क्राई फॉर द मून, क्राई माने चिल्लाना, मून का मतलब चंद्रमा। आप अच्छा बताओ, चंद्रमा के लिए चाहे जितना रो लो, पीट लो, चिल्ला लो, क्या कभी आप पा सकते हो, नहीं पा सकते हो ना। तो इस इडियम फ्रेज का मतलब है क्राई फॉर द मून, किसी कोई ऐसी इच्छा रखना, कोई ऐसी होप होना, आशा होना जो कभी भी पूर्ण ना हो सकती हो, क्या ना हो सकती हो, पूर्ण ना हो सकती। क्राई फॉर द मून, विश फॉर एन इम्पॉसिबल थिंग, विश फॉर एन इम्पॉसिबल थिंग, असंभव चीज की क्या करना, आशा करना। लिख लीजिए यहाँ पर, असंभव, असंभव वस्तु की अभिलाषा, असंभव वस्तु की अभिलाषा करना, क्या करना, अभिलाषा करना, यानी असंभव वस्तु की चिंता करना, है ना। नेक्स्ट लिखा है अगेंस्ट द रेनी डे, अगेंस्ट द रेनी डे। तो जिन बच्चों को पता है ठीक है, जिनको नहीं पता देखो एक में लर्न करा तो ऐसे चुटकी में अभी तुमको लर्न हो जाएगा। देखो कह रहा अगेंस्ट द रेनी डे। अच्छा रेन माने क्या होता है, रेन माने सब जानते हो बारिश, और जब रेनी डेज चल रहे होते हैं, क्या चल रहे होते हैं, रेनी डेज, तो सभी जगह क्या होता है, पानी कीचड़, आप सभी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा परेशानियां होती है, क्या होता है, परेशानियां। तो आप क्या करते हो, कई बार मार्केट से हो, है ना, कोई भी वस्तु लाना हो, कहीं से कुछ भी चीजें, आप क्या करते हो, उन रेनी डेज के लिए पहले से आप क्या कर लेते हो, व्यवस्था कर लेते हो। तो ये लिखा है अगेंस्ट द रेनी डेज फॉर हार्ड डेज, उन बुरी परिस्थितियों के दिनों के लिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगेंस्ट द रेनी डे, बुरे दिनों के लिए, बुरे दिनों के लिए, क्या हो जाएगा, बुरे दिनों के लिए, अगेंस्ट द रेनी डेज। नेक्स्ट करा एट द 11th आवर। आपके सामने ये क्या बनी है, क्लॉक बनी है, क्या बनी है, क्लॉक। और इस क्लॉक में जब हम लोग देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होता है, 12, 6, 9, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 1, 2, ये लिखा है ना। अब आप क्या करिए, यहाँ लिखा एट द 11th आवर, 11th आवर पर यहाँ पर आप काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये आपका 11 चला ना। अभी जैसे ही आप 12 पे चलोगे उसके बाद फिर से आपका सर्कल क्या हो जाएगा, साइकिल फिर से एक से स्टार्ट हो जाएगा। यानी अब ये आपका जो यहाँ पर आ गए हो, ये आपका कैसा वक्त चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है। कैसा चल रहा है दोस्तों, अंतिम पड़ाव चल रहा है, अंतिम समय। तो एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय पर, क्या होता है, अंतिम समय पर, अंतिम समय पर। आई होप आपको इस तरह से जो पिक्चर बना के सिखाया जा रहा है, क्लास जो होगी वो बहुत ही इंटरेक्टिव लग रही होगी, और आप सभी को चीजें जो सिखाई जा रही है वो भी
लर्न होने में। अगर चीजें समझ में आ रही तो आप कमेंट बॉक्स पे एक थम्स अप कर दीजिएगा, और बाकी सारी चीजें आप लर्न करिए। अपनी कॉपी पे लिखना चाहते हो तो इसे लिखते रहे। अगली स्लाइड में मैं और आगे 10 वर्ड लूंगा। आगे का आप बेड ऑफ रोजेस, आहा कितनी कितना कितना अच्छा फील हुआ होगा बच्चों को सुनकर। आप बेड ऑफ रोजेस, आहा रोजेस देखो, ये रोज वर्ड है, क्या है रोज, रोज का मतलब क्या होता है सब जानते हो, गुलाब होता है। क्या होता है गुलाब, गुलाब एक क्या है फूल है, क्या है फूल। अब बताओ फूल को टच करने में, फूल को फील करने में क्या कांटे लगते हैं क्या, क्या कांटे जैसा महसूस होता है, नहीं महसूस होता है ना। फूल कैसा एक सुंदर एक प्लीजेंट फीलिंग होती है, कैसी फीलिंग, प्लीजेंट फीलिंग, प्लीजेंट फीलिंग आती फूलों से। कह रहा है अ बेड ऑफ रोजेस, और अगर ये, और अगर पूरा का पूरा बेड बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, पूरा का पूरा बेड उन रोजेस से बना दिया जाए, उन फ्लावर से बना दिया जाए, तो एक कैसी स्थिति हो जाएगी, बोलो, एक हो जाएगी आरामदायक स्थिति। तो यहाँ पर लिखो क्वाइट कंफर्टेबल, बिल्कुल आरामदायक स्थिति। क्या मतलब होगा इसका, आरामदायक स्थिति, आरामदायक स्थिति। भाई आपके लिए एक ऐसा कोई बेड प्रोवाइड किया कर दिया जाए जो किसका बना हो, रोजेस का बना हो, तो क्या होगा, एक आरामदायक स्थिति होगी। आप बेड ऑफ रोजेस, इसी को बोलते हो फूलों की सेज। क्या बोलते हो, फूलों की सेज, और फूलों की सेज का मतलब क्या होता है, आरामदायक स्थिति। तो इस स्लाइड में हमने 10 वर्ड, 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस देखे। पहले लिखे कास्ट स्पंग बिफोर सॉइल, क्या होता है, अंधे के आगे रो गए अपने नैना हो गए। नेक्स्ट ड्रॉप इन द ओशन, वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। नेक्स्ट लिखा है बैड बार्गेन, इम्प्रॉपर कंप्रोमाइज, अनुचित समझौता। आगे लिखा है ब्रिंग टू बुक, किसी चीज को स्पष्ट करना। आगे लिखा है ब्रिंग टू बुक, सॉरी ब्रिंग टू लाइट होता है टू मेक क्लियर, स्पष्ट करना। ब्रिंग टू बुक जो लिखा है इसका मतलब होता है पनिश करना, सजा देना। अगला वर्ड लिखा है बिल्दा कैट, किसी भी खतरे में अगुआ होना, टू लीड इन डेंजर। नेक्स्ट वर्ड क्राई फॉर द मून, किसी असंभव वस्तु की आशा करना। अगेंस्ट द रेनी डे, बुरे दिनों के लिए। एट द 11th आवर, अंतिम समय पर। एट द लास्ट मोमेंट। अगला लिखा है अ बेड ऑफ रोजेस, क्वाइट कंफर्टेबल कंडीशन, है ना, आरामदायक स्थिति, या फिर कह सकते हो फूलों की सेज। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये वर्ड बच्चों लिखा है 11 नंबर, देखिए पिछले हमने 10 कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें वर्ड है अपना 11। 11 नंबर ईडियम लिखा है ऑल ग्रीक एंड लेटिन, ऑल ग्रीक एंड लेटिन। समझिएगा जरा मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं लेता हूँ लेटिन वर्ड, क्या लेता हूँ, लेटिन वर्ड, सभी जानते हैं लेटिन। अच्छा ठीक है, मैं एक वर्ड आपके सामने लिखता हूँ, एक वर्ड आपके सामने लिखता हूँ, देखो एग्जाम्पली ग्रेसिया। क्या लिखता हूँ, एग्जाम्पली ग्रेसिया। इस वर्ड का मतलब बताओ क्या है, इस वर्ड का मतलब बताइए क्या है। देखो ये समझने में क्या है, बहुत ही कठिन, एग्जाम्पली ग्रेसिया। बट आप सभी ने बुक में जरूर देखा होगा, ऐसे लिखा होगा E.G लिखा होता है, कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। याद करिए हमने ये ऐसा लिखा कहाँ देखा है, ये देखा है जब हम कोई डिफिनीशन पढ़ रहे होते हैं, और उस डिफिनीशन से रिलेटेड जब हमें एग्जाम्पल देने की बारी आती है, तो वहां पर हम लोग E.G का प्रयोग करते हैं ना, देखा है सबने E.G। और इसी यही आपका जो भाषा होती है आपकी लैटिन भाषा, कौन सी, लैटिन भाषा। ये जो ई और जी लिया गया है, ये लैटिन लैंग्वेज के एग्जाम्पली ग्रेसिया वर्ड से लिया गया है, इससे एग्जाम्पली ग्रेसिया। तो ये जो लैटिन भाषा है कैसी है, बहुत ही कठिन। तो इस ईडियम और फ्रेज का जो मतलब है वो है ऑल ग्रीक एंड लैटिन का वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत कठिन। क्या बच्चों, समझने में बहुत कठिन। जैसे आपकी लैंग्वेज है वैसे ही जब कोई चीज बहुत कठिन हो जाए तो आप क्या कहेंगे, ऑल ग्रीक एंड लैटिन, समझने में बहुत। आई होप अब तो ये कभी भूलने वाले नहीं। जब भी वर्ड आएगा लैटिन आपको याद आएगा, सर ने एग्जाम्पली ग्रेसिया बताया था जो समझ में नहीं आ रहा था। ऑल ग्रीक एंड लैटिन वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड है एड फ्यूल टू फायर। फ्यूल जानते हो, फ्यूल, फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन। क्या होता है, ईंधन, यानी ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी चीज जो जलाने के काम आती है। और फायर का मतलब क्या होता है, आग। फायर का मतलब होता है आग। जब आप बताओ
किसी भी आग में ईंधन ऐड कर दोगे, फ्यूल डाल दोगे, तो आग शांत होगी या और बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बच्चों इस ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है टू मेक द मैटर वर्स, किसी मामले को और क्या कर देना, बुरा बना देना, क्या कर देना, और अधिक भड़का देना किसी चीज को। लिख सकते हो मामले को और भड़का देना, मामले को और भड़का देना। इसी का मतलब होता है अग्नि में घी डालना। इसका मतलब क्या है? अग्नि में घी डालने का मतलब किसी भी मामले को और बढ़ा देना, शांत करने के बजाय बढ़ा देना, ये होता है ऐड फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट आपके सामने दिख रहा होगा एट अ स्टोन्स थ्रो। अभी मैं अगर नियर यहाँ पे ना लिखता तो आधों से ज्यादा बच्चों को ये समझ में नहीं आता एट अ स्टोन्स थ्रो क्या होता है। देखिए एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है नियर, और नियर का मतलब होता है पास। अब कैसे एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब नियर होता है वो समझते हैं। आपसे कोई कहे पत्थर उठाइए, पत्थर टुकड़े को यहाँ से फेंकिए, कितनी दूर तक फेंक पाएंगे भाई? 2 किलोमीटर की 4 किलोमीटर, इतना तो नहीं फेंक पाएंगे, थोड़ी बहुत दूर तक फेंक पाएंगे। और जितनी दूरी आपका पत्थर तय करेगा वो आपकी क्या होगी दूरी, पास ही होगी, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं होगी। इसलिए एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है, नियर, पास। क्या होता है, पास। अगला वर्ड लिखा है एट एन आर्म्स लेंथ, लिखा है एट एन आर्म्स लेंथ। प्रेयर सभी स्कूल में किया होगा सबने, किसी न किसी असेंबली सभा में सब कोई अटेंड किया होगा सभा को। तो वहां पर देखते हो स्कूल वगैरह में क्या होता है, कैसे टीचर्स कहते हैं सब दूर दूर खड़े जाओ एक एक हाथ के फैसले पे। कैसे, एक एक हाथ के फैसले पर, यानी इतनी दूरी बना के रखनी एक एक हाथ के फैसले की। तो लिखा एट एट एन आर्म्स लेंथ, एट अ डिस्टेंस का मतलब होता है दूर। अब ये दूर का मतलब क्या है ये समझिए। इस दूर का मतलब है किसी ऐसी कंडीशन से, किसी ऐसी संगति से दूर रहना, बुरी चीजों से दूर रहना। क्या होना, बुरी चीजों से दूर रहना। टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ, लेंथ फ्रॉम बैड स्टूडेंट्स, फ्रॉम बैड स्टूडेंट। इस प्रकार से एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो। टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ फॉर बैड स्टूडेंट्स, बुरे विद्यार्थियों से, बुरे बच्चों से क्या होना, दूरी बनाकर रखना, थोड़ी सी दूरी उनसे बनाए रखिए। ये क्या मतलब होता है, एट एन आर्म्स लेंथ एट अ डिस्टेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज। देखा है ना, लड़ाई झगड़ा होता है कैसे बोलते हैं, कहते उठाओ अपना बैग और बोरी बिस्तर भगो यहाँ से। क्या बोलते हैं, बोरी बिस्तर उठाइए और भग जाइए। यानी वो सारी चीजें जो आपसे संबंधित हैं वो सब उठाइए और चले जाइए। देखो अगर कमरे का आ, मालिक होता है किराएदार को कैसे भगाता है, बोलते हैं ना उठाओ अपना बोरी बिस्तर भगिए यहाँ से निकलिए। तो बैग एंड का बैगेज का मतलब विद ऑल बिलोंगिंग्स, बोरी और, बोरी और बिस्तर के साथ में, बोरी और बिस्तर के साथ उठाइए अपना बोरी बिस्तर और भग जाइए। है ना, ये क्या है, बैग एंड बैगेज। क्या है, बैग एंड बैगेज, बोरी बिस्तर के साथ में। किसके साथ में, बोरी बिस्तर के साथ में। अगला वर्ड आपके सामने बच्चों दिख रहा होगा बर्ड्स ऑफ ए फेदर। क्या लिखा है, बर्ड्स ऑफ ए फेदर। बर्ड्स माने क्या होता है सभी जानते हो, बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी। क्या होता है, बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी। और आप सभी जानते हैं फेदर का मतलब क्या होता है, फेदर का मतलब होता है पंख। तो आपने कभी क्या कौवे के साथ में कबूतर उड़ते देखा है क्या, उड़ेगा? आप बताओ, क्या कभी कौवे के साथ में कबूतर उड़ते देखा है? नहीं देखा है ना। यानी कहने का मतलब है एक प्रकार के लोग एक साथ रहते हैं। क्या है, जैसे कौवा है तो कौवे के साथ रहेगा, कबूतर है तो कबूतर के साथ रहेगा। तो बर्ड्स ऑफ फेदर का मतलब होगा पीपल ऑफ द सेम नेचर, एक ही स्वभाव के व्यक्ति। क्या होगा, एक ही स्वभाव के व्यक्ति, एक ही स्वभाव के व्यक्ति। ये किसका मतलब है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर, यानी बुरे लोग बुरे, अच्छे लोग अच्छे, ये एक ही स्वभाव के व्यक्ति, एक ही तरह के व्यक्ति। हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड, हार्ड मतलब बहुत ज्यादा कठिन। नट का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हो तुम काजू, क्या मतलब कसे हो नट, पीनट। इस प्रकार से कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा क्या हो, उसको क्रैक करने में, तोड़ने में बहुत कठिन हो, उसका मतलब क्या होता है, आ डिफिकल्ट टास्क टू डू। कोई काम जो बहुत क्या हो, कठिन हो, क्या हो, बहुत ही कठिन काम हो, वो होता है हार्ड नट टू
क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब अ डिफिकल्ट टास्क टू डू, कठिन कार्य लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कठिन कार्य। हरकुलियन टास्क का मतलब भी कठिन कार्य होता है। ठीक है, कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, यहाँ पर अवे लिख दीजिए, वर्ड छूट गया है, अवे। कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर। अच्छा ठीक, आपने अच्छा देखा होगा, लोग डॉग को घर में पालते हैं, पालते हैं, कैट पालते हैं, इवन कई लोग तो शेर भी पाल लेते हैं, लॉयन, टाइगर। क्या कभी भेड़िया पालते हुए देखा है किसी को? है? नहीं देखा हो तो बताइए कमेंट में कि हाँ सर हमने देखा है। भेड़िए को कभी पालते हुए देखा है, वोल्फ क्यों? क्योंकि जब भी मौका पाएगा शिकार कर देगा। क्या कर देगा? शिकार कर देगा, मार देगा, क्योंकि वो हमेशा शिकार का भूखा ही होता है। कौन? भेड़िया, वोल्फ। तो भूखे से जोड़ लीजिए, ये आपका रूट वर्ड बन गया। वोल्फ भेड़िया कैसा होता है? हमेशा भूखा। अब भूखे को क्या रखना? भूख को। कीप वोल्फ फ्रॉम द डोर, भेड़िए को दूर रखना, कहां से? दरवाजे से, का मतलब टू कीप अवे स्टार्विंग, भुखमरी से दूर रहना, भुखमरी से दूर रहना, भुखमरी से दूर रहना या फिर भुखमरी को दूर रखना, ये क्या होता है? ये होता है कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने पुट द कार्ट बिफोर, यहाँ पर बिफोर लिखा है, रफ हो गया, लिख लीजिए। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अच्छा ठीक, आपने घोड़ा गाड़ी सबने देखो, जिसको आप तांगा बोलते हो। क्या बोलते हो? तांगा। उसमें क्या होता है? पहले आपका घोड़ा होता है, क्या होता है? पहले घोड़ा होता है, बाद में आपकी गाड़ी होती है, तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉर्स एंड कार्ट बोलते हो ना। ठीक, तो पहले घोड़ा होता है, बाद में गाड़ी, यानी ऑर्डर आपका तो ऐसा ही होता है ना। ऑर्डर का मतलब क्या है? जो क्रम होता है, क्या होता है? क्रम तो ऐसे ही होगा कि पहले गाड़ी घोड़ा होगा, बाद में गाड़ी। बट यहाँ पे क्या लिखा है? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट, कार्ट को रखना बिफोर यानी पहले, हॉर्स माने घोड़ा, घोड़े के पहले क्या कर देना? गाड़ी रख देना। तो जब घोड़े के पहले गाड़ी रख दोगे तो बताओ किसी उस चीज का कोई औचित्य है? औचित्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? ऑर्डर को डिसऑर्डर कर देना, टू रिवर्स द राइट ऑर्डर, सही क्रम को उल्टा कर देना। क्या कर देना? सही क्रम को उल्टा कर देना। देखो मैं हिंदी इसलिए बाद में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन एग्जाम में आपको ऑप्शन में इंग्लिश ही देगा। कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर लिखना होगा, टू कीप अवे स्टार्विंग लिखा होगा, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स टू रिवर्स द राइट ऑर्डर। अगला लिखा है टेक द बुल बाय द हॉर्स। बुल का मतलब क्या होता है? सब जानते हैं, बुल का मतलब होता है सांड से। हॉर्न का मतलब क्या होता है? हॉर्न का मतलब सींग। क्या होता है? सींग। कह रहा टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, सींग पकड़ना। अब यहाँ से आप ऐसे लर्न कर लीजिए एक पिक्चर बना के कि किसी भी सांड को उसकी सींग पकड़ना कैसा है? बहुत ही साहसकार है। कैसा है? बहुत ही साहसकार। यही है कि टू फेस डिफिकल्टी करेजियसली। टेक द बुल बाय द हॉर्स का मतलब क्या हो गया? बोलो। कठिनाई को, कठिनाई को क्या करना? साहस के द्वारा, कठिनाई को साहस से सामना करना। क्या करना? सामना करना। किसी भी कठिनाई को बहुत ही साहस से, साहस पूर्वक क्या करना? उस कठिनाई का सामना करना। ये किसका मतलब है? टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ये स्टूडेंट हुए आज की क्लास में 20 idioms एंड फ्रेजेस। देखिए बच्चों, क्लास की जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग तो हो गई, कोई बात नहीं। आप ऐसी आशा जरूर है मेरी कि आप ये जो 20 idioms एंड फ्रेजेस मैंने आपको लर्न कराए एक्सप्लेन करके, किसी भी स्टूडेंट को, कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये लर्न ना हो गए होंगे। एक बार आप इनको नोट कर लिए, इसके बाद 2x वाला क्लास को देख डालिए, अपने आप ये आपके 20 के 20 लर्न हो जाएंगे। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, आगे जब अगला वीक आएगा ग्रामर के बाद पढ़ेंगे, तो फिर आगे ऐसे इंपॉर्टेंट लेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट होंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस। फिर लेंगे हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे करके, और पूरी की पूरी वोकैबुलरी को खत्म करेंगे। और प्रॉमिस एक यही है कि जैसे लास्ट ईयर में इन्हीं से क्वेश्चन बने थे, इस बार भी क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे। तो इस क्लास में बच्चों इतना ही। क्लास को पूरी जरूर देखिए। देखिए क्लास थोड़ी सी लंबी है, लेकिन उसको
कंप्लीट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।